हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुने। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियाँ, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। निशा फोन लिए वही खड़ी रही, पूरी तरह असमंजस में। साला, ये कौन है? राजवीर गाड़ी से लगकर खड़ा था, गुनगुनाया और उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा। क्या ये तुम्हारे पुराने प्रेमियों में से एक है? कार दुर्घटना में लगभग मर ही गया, फिर भी उसने तुम्हारा नंबर छोड़ा। कितना समर्पित है। निशा ने उसे लात मारी। ताने मारना बंद करो। छोटी निशा, क्या तुम जाना चाहती हो? करण की आंखें चमक उठीं। हालांकि ये एक सवाल था। उसके चेहरे पर लिखा था, जाओ जाओ जाओ। निशा ने अपनी कंपटी रगड़ी। उसका सिर धड़क रहा था। ये जानबूझ का मामला है, फिर भी मुझे जाना चाहिए। कहीं ये कोई परिचित हुआ तो? लेकिन रेयांश। बात खत्म न होने पाई। रेयांश ने पहले ही उसे कसकर गले लगा लिया था, अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आखिरकार उसके वापस आने का इंतजार कर लिया था और अब उससे अलग नहीं होना चाहता था। रेयांश को छोड़कर जाने नहीं दे रहा था, इसलिए निशा के पास उसे साथ ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चूंकि रेयांश जा रहा था तो कबीर को भी स्वाभाविक रूप से आना ही था। करण ने खुद उनके लिए गाड़ी चलाने का ठेका ले लिया। राजवीर ने देखा कि मल्होत्रा परिवार के सभी लोग बेशर्मी से चले गए तो उसने बिना कुछ कहे गाड़ी में घुस गया। अंतिम परिणाम यह हुआ कि सबके सब चले गए। निशा निरुत्तर हो गई। हॉस्पिटल पहुंचकर प्रवेश द्वार पर कई एम्बुलेंस खड़ी थी। मेडिकल स्टाफ इधर उधर भाग रहा था। स्ट्रेचर पर सिर में चोट लगे और खून से लथपथ मरीज थे। यह बता रहा था कि कोई बड़ी सड़क दुर्घटना हुई थी। निशा ने रेयांश की आंखें ढक दी ताकि वो खून खराबे वाली चीजें न देख सके और धीरे से उसे मनाने लगी। बच्चा, हॉस्पिटल में अभी बहुत अफरातफरी है। क्या तुम अच्छे से गाड़ी में मेरा इंतजार करोगे? रेयांश ने उसकी कमर पकड़ ली। उसका छोटा सा सिर दयनीय ढंग से झुका हुआ था, जैसे उसे छोड़ दिया गया हो। भले ही वो पहले से नींद से लड़ रहा था, फिर भी वो हठपूर्वक सोने से इनकार कर रहा था। निशा ने झुककर उसके छोटे से चेहरे को चूमा। छोटू, अच्छे से रहना, मैं अभी वापस आती हूं। चूमा खाने के बाद रेयांश थोड़ा शांत हुआ और उसने सिर हिलाया। मैं पहले जाती हूं। निशा ने सबको बताया। कबीर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। राजवीर, मैं भी जाना चाहता हूं। दोनों ने लगभग एक साथ कहा। निशा, तुम्हारा अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। कबीर ने भौहें सिकोड़ी। राजवीर ने सच्चाई से कहा, मैं बस देखना चाहता हूं कि वो कौन है। निशा का सिर और भी ज्यादा धड़कने लगा। उसने कबीर की तरफ देखा, फिर राजवीर की तरफ और आखिर में उसकी नजर करण पर जा रुकी। करण ने मासूमियत से पलकें झपकाई। उसकी भाभी उसे ऐसे क्यों देख रही है? आखिर में निशा ने बोलना शुरू किया। मुझे नहीं पता वहां क्या स्थिति है। अकेले जाना सच में उचित नहीं है, तो मैं आपको अपने साथ चलने के लिए परेशान करूंगी। करण, कबीर, तुम रेयांश के साथ रहो। कबीर की आंखों में अंधेरा छा गया। ठीक है, और तुम? राजवीर, चुप रहो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा चेहरा कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है? आधी रात को हॉस्पिटल भागना। क्या तुम हंगामा कराना चाहते हो? राजवीर गुस्से से भर गया। मुझसे इतनी सख्ती से क्यों बोल रही है, लेकिन कबीर से इतनी नरमी से क्यों? चलो निशा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। करण बहुत खुश था। वो खुशी से सड़क पर उछलने को हो गया। खुशियां अचानक आ गई। सच में कहते हैं, न जाने कब किसके हाथ लग जाए।
हॉस्पिटल का आपातकालीन विभाग। जगह पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। निशा बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही। आखिर में उसे वो डॉक्टर मिल गया जिसने पहले उसे फोन किया था। नमस्ते, मैं निशा मेहता हूं। आपने जिस दोस्त के बारे में बताया था वो कहा है आप ही निशा होंगी। उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। वो 12वीं मंजिल के कमरा 307 में है, जाकर देख लीजिए। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। तो निशा और करण फिर से ऊपर भागे। लिफ्ट में बहुत भीड़ थी, इसलिए उन्हें सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, पूरी 12 मंजिल। ये सच में बहुत मुश्किल था। निशा थक गई थी, लेकिन करण ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही न हो, और उसका उत्साह अब भी बरकरार था। उसे समझ में आ गया कि करण मल्होत्रा प्रोडक्शंस इतनी अच्छी तरह क्यों चला सका। गपशप के प्रति उसका जुनून बेजोड़ था। आखिरकार हम वार्ड 307 पहुंचे। निशा हाफती हुई झुककर दरवाजा खोलने ही वाली थी कि करण ने अधीरता से उसके सामने दरवाजा खोल दिया। एक सेकंड बाद, इससे पहले कि निशा अंदर देख पाती, करण ने अचानक चेहरा काला कर लिया, दरवाजा पटक दिया और फिर उसके कंधे पकड़कर उसे बाहर धकेल दिया। निशा, चलो चलो। साला, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था और ये आदमी निकला। उसे मरने दो। तुम्हारी ऐसी प्रतिक्रिया से कौन है? वैसे भी तुम्हें न जाने का पछतावा नहीं होगा। सिद्धार्थ खन्ना, निशा ने भौहें चढ़ाई। करण ने सख्त चेहरे के साथ कहा, यही है, अब तुम चल सकती हो। वो है तो नहीं जा सकती। निशा ने करण का हाथ हटाया, मुड़ी और वापस वार्ड की ओर चल दी। करण ने गुस्से से पैर पटका। निशा, तुम उससे क्यों परेशान हो रही हो? क्या तुम अब भी उससे लगाव रखती हो? निशा ने उसकी अनदेखी की और सीधे वार्ड में चली गई। सच में वार्ड में सिद्धार्थ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, उसके हाथ में 4 ड्रिप लगी थी। वो चुपचाप हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा था। निशा धीरे से बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, हाथ बढ़ाकर उसके बिखरे बालों को साइड किया। उसका चेहरा कोमल था, उसका स्वर और भी कोमल था। सिद्धार्थ भैया, करण डॉट। उसने क्या देखा? उसने क्या सुना? क्या निशा सच में इस बदमाश से अब भी लगाव रखती है? अच्छी बात है कि उसका भाई ऊपर नहीं आया, वरना पता चलने पर वो पागल हो जाता। करण अभी ये सोच ही रहा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में अचानक ठंडक दौड़ गई, और जब उसने सिर घुमाया तो उसने देखा उसका भाई उसके ठीक पीछे खड़ा था। भाई, तुम यहां कैसे? रेयांश उसकी बाहों में था और राजवीर भी उसके साथ था। तीनों आ गए। खाली स्थान भरने की अपनी क्षमता के साथ उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि रेयांश ऊपर आने के लिए इंतजार नहीं कर सका, इसलिए उसका भाई उसे ले आया, और राजवीर स्वाभाविक रूप से भी साथ चलने से खुद को रोक नहीं सका। ये बहुत बुरा हुआ। हॉस्पिटल के बिस्तर पर सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी। उसका चेहरा पीला था। फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोली। निशा, कैसा लग रहा है? निशा ने पूछा। सिद्धार्थ ने सामने वाली लड़की को खाली नजरों से देखा। क्या मैं सपना देख रहा हूं? हर बार मिलते समय यह व्यंग्यात्मक बहस होती थी जो बुरी तरह समाप्त होती थी। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने उससे दयालुता से बात करते हुए कब देखा था। जागने के उस छोटे से पल में उसने उसकी आंखों में चिंता और फिक्र देखी, और यहां तक कि उसने उसे सिद्धार्थ भैया कहते हुए सुना। निशा बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया। तुम्हारा अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि तुम ज्यादातर ठीक हो, बस हल्का सा कंक्शन है। थोड़ी देर निगरानी में रहना होगा। अगर सब ठीक है तो मैं अब चलती हूं। बात खत्म होते ही वो मुड़ने वाली थी कि अचानक उसकी कलाई पकड़ ली गई। मत जाओ निशा, मत जाओ। और कुछ है? मैं। सिद्धार्थ ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा और एक सांस में कहा, हालांकि मैं जानता हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं अब भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जानते हो, जब मैंने सोचा कि मैं मरने वाला हूं, उस पल मैंने कुछ और नहीं सोचा। मुझे सिर्फ एक पछतावा था कि मैं तुमसे माफी नहीं मांग पाया।
दरवाजे के बाहर करण उस कलाई को देख रहा था जिसे सिद्धार्थ ने पकड़ रखा था, और उसने गले से आवाज निकाली कांपते हुए। उसने अपने बड़े भाई के चेहरे के भाव पर नजर डाली और वो सच में डरावना था। ये पागलपन है। निशा क्या कर रही है? सिद्धार्थ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले तो भी तुम नंदिनी पर विश्वास ही करोगे। सिद्धार्थ ने बेचैनी से कहा, मैं नहीं करूंगा। मुझे बताओ कि तुम नहीं जानते। इस स्थिति को ले लो। क्या नंदिनी ने तुमसे नहीं कहा कि वो निर्दोष है? क्या उसने खुद को अलग करने और सारा दोष नंदिता पर डालने की कोशिश नहीं की? और क्या तुमने एक बार फिर उस पर बिना शर्त विश्वास किया? अगर मैं अब तुमसे कहूं कि वो तुमसे झूठ बोल रही है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? निशा ने एक एक शब्द कहा। सिद्धार्थ ने सहज रूप से उसकी ठंडी नजरों से आंखें बचाई, फिर दृढ़ता से कहा, मैं पूरी जांच करूंगा। निशा मुस्कुराई और सिर हिलाया। अगर तुम किसी ऐसी बात पर विश्वास करते हो जिसे सत्यापित करने की जरूरत है, तो वो सच्चा विश्वास नहीं है। जब तुमने उस समय उस पर विश्वास किया तो तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। निशा, मैं सिद्धार्थ भैया। निशा, सिद्धार्थ ने अचानक सिर उठाया। इस बार उसने साफ सुना। उसने उसे सच में सिद्धार्थ भैया कहा। निशा ने खिड़की के बाहर की रात को देखा, जैसे वो अंधकार के माध्यम से दूर के समय और स्थान में देख रही हो, और सपने जैसे स्वर में बोली, सिद्धार्थ भैया, क्या तुम्हें याद है जब मैं 9 साल की थी, मैं सच में अपने आइडल की तस्वीर वाला स्कूल बैग खरीदना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे नहीं खरीदने दिया। कुछ ही समय बाद हमारे घर से 50 रुपए गायब हो गए। मेरी दादी ने जिद की कि मैंने चुराए हैं। यहां तक कि मेरे माता पिता को भी मुझ पर थोड़ा शक हुआ। हालांकि छोटू मेरे पक्ष में था और मेरी रक्षा करता था। उसने भी सोचा कि मैंने लिए होंगे, क्योंकि वो जानता था कि मुझे वो पुरुष सितारा कितना पसंद था। निशा ने आधी कहानी ही सुनाई थी कि सिद्धार्थ और नहीं सुन सका। उसका शरीर हल्का कांप रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई। निशा ने आत्मनिंदा भरी हंसी दी। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। उस समय सिर्फ तुमने विश्वास किया कि मैंने नहीं लिए। तुमने मुझे बाहर भी ले जाया और हम रात में घर घर गए। उन बच्चों से पूछा जो उस दिन हमारे घर खेलने आए थे। आखिरकार हमें पता चल गया कि पैसे सच में किसने चुराए थे। तुम जानते हो, उस समय मैंने सोचा था यही वो व्यक्ति है। मैं निश्चित रूप से बड़ी होकर इससे शादी करूंगी। निशा, बस करो। सिद्धार्थ ने शर्मिंदगी से आंखें बंद कर ली। दरवाजे के बाहर करण भी अपने दिल में चिल्ला रहा था, भाभी बस करो। मुझे डर है आज रात ये हॉस्पिटल ढह जाएगा, क्योंकि इस समय कबीर की आभा बहुत डरावनी थी। राजवीर का गुस्सा भी दब गया था। उसने हल्की खांसी ली और उससे दूर हट गया जब सबका ध्यान वार्ड पर था। कबीर के बगल में खड़ा रेयांश अचानक कबीर के हाथ से छूट गया और वार्ड में घुस गया। छोटा बच्चा छोटे भेड़िए के बच्चे की तरह निशा का हाथ छीन लिया, फिर उसकी टांग कसकर पकड़ ली। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से जल रही थी। वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे सिद्धार्थ को घूर रहा था। साला रेयांश! करण चौंक गया और अंदर घुसने को हुआ, लेकिन कबीर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। करण को तब एहसास हुआ कि अगर वो अंदर गया तो बातें और उलझ जाएंगी। निशा रेयांश के अचानक अंदर आने से चौंक गई। बच्चा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने दरवाजे के शीशे से बाहर गलियारे में कबीर और दूसरों को देखा। छोटू ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और जल्द ही वो भीग गई। बड़े बड़े आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। निशा तुरंत घबरा गई। अरे रो मत। क्या हुआ? रो मत, रो मत। आंटी तुम्हें अभी घर ले चलती हूं। निशा ने बच्चे को उठाया और जाने ही वाली थी कि हॉस्पिटल के बिस्तर पर अविश्वास से देख रहे सिद्धार्थ ने आखिरकार होश में आकर उसे पुकारा। निशा, ये बच्चा कौन है? निशा ने सहज रूप से रेयांश का चेहरा अपने कंधे पर दबा लिया, धीरे से उसकी पीठ थपथ पाई और लापरवाही से जवाब दिया, एक दोस्त का बच्चा।
मैं अब जा रही हूं। अपना ख्याल रखना। मैं बाद में नंदिनी से संपर्क कर दूंगी। निशा के जाने के बाद सिद्धार्थ ने दरवाजे की तरफ देखा। उसका चेहरा आश्चर्य और अनिश्चितता से भरा था। उस बच्चे को क्या हुआ था? उसे अचानक क्यों लगा कि बच्चे की भौहें और आंखें एक पल के लिए निशा से मिलती जुलती थी? उसे 5 साल पहले के मृत बच्चे की भी भयानक याद आ गई। अगर वो बच्चा मरा ना होता तो उसकी उम्र भी लगभग इतनी ही होती। साला, वो क्या सोच रहा है? वो पागल हो गया है। वो बच्चा 5 साल पहले मर गया था। हाँ, मर गया, निश्चित रूप से मर गया। उन परिस्थितियों में उसके जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था। रेयांश के अंदर जाने के 5 सेकंड से भी कम समय में निशा को बाहर आते देख करण ने उंगलियां चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। रेयांश, शाबाश। कबीर का चेहरा देखकर निशा को तुरंत पता चल गया कि वो रेयांश को डांटने वाला है, इसलिए उसके बोलने से पहले ही उसने बीच में टोक दिया। रेयांश को दोष मत दो। एक छोटा बच्चा क्या जानता है? इसके अलावा उसने मुझे परेशान भी नहीं किया। कबीर बेबस लग रहा था। तुम उसे बहुत लाड करती हो। हालांकि उसका स्वर डांटने जैसा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। राजवीर अविश्वास से देख रहा था कि कबीर और निशा बाहर आते ही अपना उदास भाव तुरंत त्याग दे, यहां तक कि कोमल और स्नेही अभिव्यक्ति भी अपना ले। उनके चेहरे के भाव किताब के पन्ने पलटने से भी तेज बदल रहे थे और राजवीर पूरी तरह सन्न रह गया। इतना पाखंड तुम ही हो जो रेयांश के साथ हमेशा सख्ती करते हो। मैं उसकी कमी पूरी कर रही हूं। निशा ने छोटू के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। अगर अब हम रेयांश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल से निकलकर गाड़ी में बैठने के बाद निशा ने छोटू को गोद में लिया और थोड़ी देर मनाया और छोटू जल्दी ही सो गया। करण, जो बहुत देर से अपनी बात रोके हुए था, आखिर में रह न सका। उसने रियर व्यू मिरर के माध्यम से पीछे की सीट पर निशा पर एक नजर डाली और जल्दी से पूछा, निशा, तुम सिद्धार्थ भैया के साथ उन भावुक फ्लैशबैक के बारे में क्या कर रही थी? क्या तुम उस बदमाश के साथ फिर से पुराने रिश्ते में पड़ने की कोशिश कर रही हो? पैसेंजर सीट पर बैठे राजवीर ने तिरस्कार से कहा, पुराने रिश्ते में पड़ने की बकवास। मैं भी लगभग उसकी चाल में आ गया था। वो फिर से मासूम पीड़िता बन रही है। इतना ही नहीं, उसने अपनी स्त्री शक्ति भी इस्तेमाल की। निशा ने ठुड्डी हथेली पर रखी, हैरानी से भौहें चढ़ाई। सुनहरे बालों वाले, तुमने सुधार किया है। तुम्हें सच में पता चल गया। कबीर, जो निशा के बगल में बैठा था, का चेहरा थोड़ा ठंडा था। उसने तुरंत देख लिया था कि निशा का सिद्धार्थ के प्रति रवैया वास्तविक नहीं था और जिस चीज ने उसे सच में गुस्सा दिलाया वो था, उसने अपनी सुंदरता को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने इसे उसके अलावा सब पर इस्तेमाल किया। अरे हाँ, मुझे नंदिनी को भी फोन करना है। निशा ने रेयांश को अब भी गोद में पकड़े हुए सावधानी से हिलती हुई अपना फोन निकाला। मैं उठा लेता हूं। कबीर ने बच्चे को ले लिया। नंबर लगते ही फोन के दूसरी तरफ से नंदिनी की तीखी आवाज आई, निशा, हाँ, तू मुझे फोन करके क्या चाहती हो? दिखावा करना? तू कमीनी, अब जब मैं बर्बाद हो गई हूं तो बहुत खुश ना? मैं तुझे बताती हूं, तू बहुत ज्यादा अकड़ रही है। क्या तुझे लगता है सिद्धार्थ भैया और माँ पापा तेरी बकवास पर विश्वास करेंगे? एक गवार लड़की सोचती है वो। नंदिनी के तूफानी भाषण के बाद निशा ने धीरे से कहा, नंदिनी, मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैंने स्पीकर फोन लगा रखा है और सिद्धार्थ मेरे ठीक बगल में है। नंदिनी। फोन के दूसरी तरफ देर तक सन्नाटा छा रहा और फिर कॉल अचानक कट गई। ये सोचना आसान है कि उन शब्दों को सुनकर नंदिनी का चेहरा कैसा होगा और फोन रखते समय वो कितनी घबराई होगी। पुफ, निशा, तुम बहुत शरारती हो। वो औरत जरूर डर गई होगी। करण ने प्रशंसा से कहा, यह शरारत है? तुमने अभी कुछ देखा नहीं। आज मैं तुम्हें और भी बुरा दिखाती हूं। निशा ने होंठ घुमाए, अपने फोन पर कुछ टैप किया और अगले ही पल नंदिनी के साथ उसकी बातचीत फोन से आने लगी। हाँ, उसने रिकॉर्ड कर लिया था। उसने मूल रूप से सिद्धार्थ के सामने
नंदिनी को फोन करने और उसे स्पीकर फोन पर सुनाने की योजना बनाई थी, लेकिन रेयांश ने उसे अपनी योजना बदलने पर मजबूर कर दिया। अच्छी बात है कि अंतिम परिणाम प्रभावित नहीं हुआ। निशा ने रिकॉर्डिंग एडिट की और सिद्धार्थ को भेज दी, अफसोस से सांस लेते हुए। अफसोस, ये चाल सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जा सकती है। नंदिनी अगली बार निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा सतर्क रहेगी, लेकिन एक बार काफी है, ये जानते हुए कि नंदिनी मरने तक मना करेगी। वो आज सिद्धार्थ के मन में संदेह का बीज बोना चाहती थी और फिर बस कुत्तों की लड़ाई देखना चाहती थी। करण कांप उठा और हकलाते हुए बोला, निशा, अगर मैं कभी तुम्हें किसी भी तरह से नाराज कर दूं तो बस मुझे बता देना। तुम जैसे चाहो मुझे पीट सकती हो, लेकिन कृपया मेरे साथ ऐसा मत करना। मुझे बहुत डर लग रहा है। निशा हल्के से मुस्कुराई और निर्णायक रूप से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे भाई के लिए मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। ये सुनते ही करण की आंखें चमक उठीं। मेरे भाई का इतना प्रभाव है? निशा ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। बकवास, वो मेरे बॉस और मेरे उपकारी है। मैं उनकी गुलामी करने में भी कोई परेशानी नहीं उठाऊंगी। ये जवाब सुनकर कबीर ने अपनी आंखें नीची कर ली। उनमें चमक एक टूटते तारे की तरह थी और केवल अंधकार रह गया। हालांकि वो बहुत सावधान थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि आज रात वापस आने के बाद उसके प्रति उसके व्यवहार में बदलाव आया था। करण को उसके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए चुनने से, सिद्धार्थ के करीब जाने और उसकी अस्वीकृति को भड़काने के लिए लगातार साजिश रचने से, लेकिन यहां तक कि उसे अपनी पहचान की याद दिलाने और उससे दूरी बनाने के लिए लापरवाही से उसे याद दिलाने तक। जिस तरह उसने धीरे धीरे और सूक्ष्मता से उसे अपने कोमल पोषण करने वाले तरीके से जीत लिया था, अब वो उसी तरीके का इस्तेमाल धीरे धीरे उससे दूर जाने के लिए कर रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं, वो एक अच्छी छात्रा थी जो सीखी हुई बातों को लागू करती थी। उसने अनिवार्य रूप से अपना खुद का जाल बना लिया था, अपने हाथों से बनाए गए पिंजरे में कैद, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि वो क्या करना चाहती थी, फिर भी उसे रोकने में असमर्थ। देर रात मल्होत्रा विला में निशा बड़े बिस्तर पर लेटी थी। उसके दिमाग में भेड़ों की छवियां थी, फिर भी वो सो नहीं पा रही थी। इसलिए उसने अपना फोन उठाया और व्हाट्सएप खोला। थोड़ी देर व्हाट्सएप स्टेटस स्क्रॉल करने और फिर खाली नजरों से देखने के बाद उसने एक लाइन टाइप की, अगर मैंने सूरज कभी न देखा होता तो मैं अंधकार सह सकती थी, लेकिन अब सूरज केवल मेरे अकेलेपन को और अधिक उजाड़ बना देता है। यह उद्धरण कवि एमिली डिकिंसन की एक छोटी कविता से है और किसी वजह से यह उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति को पूरी तरह से दर्शाता है, जैसा वो अब सोचती है। उसके जवाब देने वाला पहला व्यक्ति था करण। सब कुछ जीवित हो रहा है, बसंत आ गया है और ये वो समय है जब जानवर, ओह, मुझे प्यार की गंध आ रही है। निशा के होंठ फड़के। करण बहुत तेज था और क्या उसे रात में सोने की जरूरत नहीं थी? हैरानी की बात, राजवीर इतनी देर रात तक जाग रहा था और उसने उसकी पोस्ट पर टिप्पणी की, इतना खट्टा कि मेरे दांत गिर जाए। निशा राजवीर को जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसका चेहरा तंग गया। उसने अपने बेडरूम का दरवाजा चरमराते हुए सुना। निशा ने सहज रूप से अपना फोन रख दिया और अपनी सांस रोक ली। वो सतर्क या रक्षात्मक नहीं थी, बल्कि वो घबराई हुई थी, क्योंकि उसने पहचान लिया कि ये कबीर के कदमों की आवाज थी। कबीर इस समय उससे मिलने क्यों आ रहा है? अभी रात के 3 बज रहे हैं। सबसे अजीब बात यह है कि कबीर के व्यक्तित्व को देखते हुए वो कभी भी बिना दस्तक दिए अंदर घुसने जैसा कुछ नहीं करेगा। जैसे ही निशा का दिमाग असमंजस में था, वो परिचित परछाई उसके बिस्तर के पास आ चुकी थी। उसके कमरे में लाइटें बंद थी और आज रात चांद भी नहीं था, इसलिए पूरा कमरा घोर अंधकार में था। सिर्फ एक धुंधली परछाई दिख रही थी। वो परछाई चुपचाप वहां खड़ी थी, हिलती नहीं। निशा का दिल धड़क रहा था।
जैसे ही वो इस दर्दनाक सन्नाटे को तोड़ने वाली थी, उसके दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और उसे कुछ याद आ गया। कबीर को सोते में चलने की बीमारी है, इसलिए उसने वो शब्द वापस निगल लिए जो वो कहने वाली थी, ताकि वो न जागे। सांस छोड़ो। लेकिन वो वास्तव में क्या करना चाहता है? लगभग 5 सेकंड बाद कबीर ने एक कदम और आगे बढ़ाया, उसके बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, उसका आधा कंबल उठाया और फिर उसके बगल में लेट गया। निशा। और यही सब नहीं था। जैसे ही कबीर लेटा, उसने अपनी लंबी बाह बढ़ाई और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे तकिए की तरह कसकर पकड़ लिया। निशा। निशा का गाल कबीर की गर्म छाती से कसकर सटा हुआ था। उसकी स्थिर सांसें उसके सिर के ऊपर थी। उसका गर्म हाथ उसकी कमर पर था और उसकी नासिका उसकी ठंडी खुशबू से भरी हुई थी, जिसमें हल्की कोलोन की महक भी थी। हे भगवान, ये बिल्कुल पागलपन है। निशा ने मानसिक रूप से चिल्लाते हुए 800 मील दौड़ लगाई, लेकिन वास्तव में वो तब तक सह सकती थी जब तक उसे लगभग आंतरिक चोटें नहीं आ गई। जब कबीर पहली बार सोते में चला था, उसने सोचा था कि ये दिन में जो सोचते हो, रात में वही सपना आता है का मामला था। और अगले दिन उसने उसे यहां तक याद दिलाया कि उसे एक औरत की जरूरत है। अब उसे आखिर समझ में आ गया। अब वो दिन में जो सोचते हो, रात में वही सपना आता है कि सच्ची समझ को समझ गई। तो कोई उसे बता सकता है कि उसे अब क्या करना चाहिए? क्या हम फिर से कबीर के खुद जाने का इंतजार करें? ये एक बात थी जब हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब ये सही नहीं लगता, है ना? निशा ने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, मुक्त होने का प्रयास किया, लेकिन अंत में वो हाफती और पसीने से तर हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति स्थिर रहा। वो उसे जगाने की चिंता में थी, लेकिन ज्यादा ताकत लगाने की हिम्मत नहीं कर पाई। बेचारी निशा ने आखिर में हार मान ली। ठीक है, उसे सोने दो। वैसे भी जब जागेगा तो उसे कुछ याद नहीं रहेगा। खिड़की के बाहर हल्की हवा ने काले बादलों को हिलाया और चांद उनके पीछे से झांकने लगा। अपनी मुलायम रोशनी खिड़की से अंदर बिखेर रहा था। कबीर का प्रोफाइल, जो उसके इतना करीब था, अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। निशा का दिल धड़क गया, फिर ढोल की तरह धड़कने लगा। उसे सच में डर था कि इतनी जोर से धड़कने से कबीर जाग जाएगा। चाहे आज रात की खूबसूरत चांदनी हो या सामने का व्यक्ति, निशा उस आदमी के गाल को छूने से खुद को रोक नहीं सकी। कबीर, अब वो जो भी करेगी, उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और उसे याद भी नहीं रहेगा। क्या इसका मतलब वो जो चाहे कर सकती है? ये विचार उसके अंदर छिपे जानवर को जगाने लगा। निशा ने धीरे से उस आदमी के माथे, भौहों, नाक को छुआ और आखिर में उसके पतले होंठों पर रुक गई। फिर निशा धीरे धीरे आगे झुकी, उस आदमी के होंठों से सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रुक गई। किस करूं या ना करूं? ये एक समस्या है। किसी की कमजोरी का फायदा उठाना गलत नहीं है, लेकिन तुम ही हो जो मेरे बिस्तर पर अपने आप आ गए, तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, है ना? इसके अलावा तुमने पिछली बार मुझे काटा था। मैं क्या कर रही हूं? मैं पूरी तरह हवस में अंधी हो गई हूं। मैं अपना दिमाग खो चुकी हूं। निशा कुछ देर अपने आप में बड़बड़ाती रही, फिर आखिर में आज्ञाकारी रूप से वापस लेट गई। आदमी का अकड़ा हुआ शरीर आखिरकार शिथिल हो गया, लेकिन साथ ही उसे गहरी हानि का एहसास हुआ। ये एहसास की आधी छेड़खानी के बाद कहीं नहीं पहुंचना बस है। हालांकि अगले ही पल उसकी बाहों में लेटी लड़की, जो पहले ही हार मानकर आज्ञाकारी रूप से लेटी थी, अचानक हिली और फिर 2 गर्म मुलायम होंठ अप्रत्याशित रूप से उसके होंठों से लग गए। वो फिसलन भरी जीभ बेरमी से उसके होंठों को चाट रही थी। फिर उसके दांतों ने कई बार चुटकी लेने की कोशिश की, यहां तक कि बेशर्मी से उसके स्विच को खोलने की कोशिश की। कबीर जैसा संयमी व्यक्ति भी इस समय लगभग अपना संयम खो बैठा। जबरदस्ती चूमा जाना
और फिर वहां लेटने के लिए मजबूर होना, बिना पहल वापस लेने का कोई रास्ता न होना, पहले से भी अधिक दुखद है। लड़की के चूमने का कौशल सच में बहुत बुरा था। यह सिर्फ बेतरतीब चाटना और काटना था, लेकिन इसने तुरंत उसके निचले पेट को आग लगा दी। चूमने के बाद निशा ने अपना मुंह पोंछा, आखिरकार संतोष से वापस लेट गई, अपने आप से बड़बड़ाते हुए, तो क्या हुआ अगर मैं चकरा गई? इतना अच्छा मौका था, चूम ही लिया। इस तरह कम से कम इस जीवन में मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा। ये सुनकर कबीर नहीं जानता था कि गुस्सा होना चाहिए या हंसना चाहिए। क्या एक चुंबन मेरे जीवन को पूरा करने के लिए काफी है? प्रिया, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य सच में बहुत कम है। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूं। कबीर को चूमने के बाद निशा और भी ज्यादा नहीं सो सकी, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर अपना फोन पकड़ा, एक वेब पेज खोला और कुछ देर मनोरंजन समाचार ब्राउज किया। जैसा उसने अनुमान लगाया था, नंदिनी ने तुरंत एक बयान जारी किया, सारा दोष अपनी असिस्टेंट नंदिता पर डाल दिया, जबकि खुद को पीड़ित के रूप में चित्रित किया। हालांकि मल्होत्रा प्रोडक्शंस भी कोई कम नहीं था, खासकर जब जनता की राय को नियंत्रित करना रोहित शर्मा की विशेषज्ञता थी। रोहित शर्मा के पीआर प्रयासों के कारण नंदिनी का बयान अब तक बहुत प्रभावी नहीं रहा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि नंदिनी जानबूझकर जिम्मेदारी से बच रही है। एक जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ कुछ बार डांटे जाने पर तुमसे बदला लेने के लिए इतनी दूर जाना अनुचित है। कुछ लोग सोचते हैं कि नंदिनी अच्छे संबंधों के कारण कियारा के लिए खड़ी हो रही है। कुछ सोचते हैं कि नंदिनी निशा से ईर्ष्या करती है क्योंकि वो उससे ज्यादा सुंदर है। कुछ तो यहां तक अनुमान लगाते हैं कि सिद्धार्थ का फिल्म सेट पर बार बार आना इसलिए हो सकता है क्योंकि वो निशा पर क्रश रखता है, इसलिए नंदिनी उससे छुटकारा पाने के लिए इतनी उत्सुक है। संक्षेप में, नंदिनी की सामान्य सौम्य और सुंदर छवि को इस बार गंभीर झटका लगा। इसके अलावा फैंस सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर चिंतित है वो है ड्रामा संसार की आगे की शूटिंग, जो निशा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। कंपनी पहले से ही इसे संभाल रही है, लेकिन अभी तक कोई निश्चित जवाब नहीं आया है। मैं कल नंदिता सिंह को फोन करके उनसे पूछूंगी। मनोरंजन समाचार पढ़ने के बाद निशा ने फिर से वेब में लॉगिन किया और हैरानी से पाया कि इस घटना के बाद उसके वेब फॉलोअर्स में काफी वृद्धि हुई थी, जिसमें कई नए आकस्मिक फैंस भी शामिल थे। नीचे टिप्पणियां उसके लिए प्रोत्साहन और सांत्वना के शब्दों से भरी थी। निशा ने थोड़ा सोचा, फिर एक वेब पोस्ट एडिट की और भेज दी। विश्वासघात और निर्दयता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी गरिमा और सुंदरता को विकसित करो। जो हमें मारता नहीं, वो हमें मजबूत बनाता है। वेब पर बहुत सारी रात्रिचर आत्माएं हैं और उसकी टिप्पणियां, रीट्वीट और लाइक तेजी से बढ़ रहे हैं। वेब पोस्ट प्रकाशित होने के 5 मिनट से भी कम समय में राजवीर ने भी इसे रीट्वीट किया, जिसमें समर्थन की एक मानक अभिव्यक्ति थी। नीचे के फैंस उत्साह से चिल्ला रहे थे। इस ऑन स्क्रीन जोड़ी ने वास्तव में असल जिंदगी में एक ही कंपनी ज्वाइन कर ली थी। क्या इससे उनके बीच कुछ होने की संभावना और नहीं बढ़ जाएगी? निशा के आश्चर्य के लिए उसके वेब पोस्ट के नीचे लोकप्रिय टिप्पणियों में उसकी चिंता और समर्थन व्यक्त करने वालों और उसके और राजवीर के बारे में गपशप करने वालों के अलावा सबसे ऊपर वाली टिप्पणी वास्तव में थी, देवी देवी, मैंने पिछली बार देखा था कि कबीर मल्होत्रा ने तुमसे संबंधित एक वेब पोस्ट रीट्वीट की थी। क्या तुम मल्होत्रा प्रोडक्शंस में बड़े बॉस से मिली हो? क्या तुमसे बात हुई? क्या वो हैंडसम नहीं है? कृपया एक तस्वीर शेयर करो। कृपया हमें कुछ दिखाओ। निशा निरुत्तर हो गई। क्या मैं बॉस लू से मिली हूं? बेशक, वो मेरे ठीक बगल में लेटा है। तुम बेवकूफ इंसान हो। फोटो पोस्ट करूं? भूल जाओ। बेशक, मैं अपने आइडल को अपने पास रखूंगी। निशा अपने आप में बड़बड़ाते हुए स्क्रॉल करती रही और नतीजा ये हुआ कि वो स्क्रॉल करते करते और भी उत्साहित होती गई। सांस छोड़ो, मुझे अनिद्रा होने पर वेब नहीं स्क्रॉल करना चाहिए था। उसे अभी उच्च गणित की एक किताब की जरूरत है। जैसे ही वो चिंतित थी, अचानक उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पर राजवीर सिंह दिखा। अच्छी बात थी कि उसने पहले फोन को साइलेंट मोड पर रख दिया था।
निशा ने अपनी आवाज धीमी करके फोन उठाया। हेलो, क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रहा था। तुम रात में क्यों नहीं सो रही हो? निशा ने आंखें घुमाई। मैं तुमसे भी यही कहूंगी। तुम धीरे से क्यों बोल रही हो? राजवीर ने शक से पूछा। क्या तुम चाहती हो कि मैं आधी रात को तुम पर चिल्लाऊं? नहीं, राजवीर ने शर्लक होम्स के अंदाज में कहा। तुम्हारे पास कोई और है। निशा ने सुनकर मन ही मन गाली दी। फिर सच्चाई से कहा, मैं छोटू के साथ सो रही हूं। इसमें क्या गलत है? क्या तुम इतने उत्तेजित होने की जरूरत है? सच? निशा को अचानक लगा कि उसकी कमर पर हाथ कस गया है और वो लगभग होश खो बैठी। उसने जल्दी से जवाब दिया, वरना क्या? क्या मेरे बगल में कबीर लेटा होगा? क्या तुम पागल हो? राजवीर ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये सोचकर कि वो ज्यादा सोच रहा है। मैं बस यूं ही पूछ रहा था। अरे हाँ, निशा को अचानक कुछ याद आया। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम्हारे घर पर चीजें कैसी चल रही हैं? राजवीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर जवाब दिया, लगभग सुलझ गया। कल रात तुमसे मिलने के तुरंत बाद जो साझेदार हठपूर्वक मानने को तैयार नहीं था, वो अचानक मान गया। कितना संयोग है। मतलब साफ था, कबीर ने कुछ अंदाजा लगा लिया था। ये अच्छी बात है। निशा ने राहत की सांस ली। क्या तुम कल फ्री हो? राजवीर ने हम्फ किया। क्या? मैं बहुत व्यस्त हूं। ओह, तो कोई बात नहीं। निशा ने फोन रखने को कहा। रुको, लेकिन कल काम आएगा। क्या है? राजवीर ने जल्दी से पूछा। निशा ने आराम से कहा, कल शरद ऋतु की शुरुआत है। मौसम इतना अच्छा है और हमें शूटिंग नहीं करनी है। क्या हम घूमने चले? क्या? राजवीर को लगभग लगा कि वो सपना देख रहा है। आखिर देश लौटने के बाद से वो उससे दूर भाग रही थी। तुम, अब क्या साजिश है? इतने सारे सवाल क्यों हैं? अगर नहीं जाना तो मत जाओ। जाऊंगा। देर रात। जैसे ही लड़की ने गहरी सांस ली, उस आदमी ने आखिरकार धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी गहरी, अब भी स्थिर नजरें बिना पलक झपकाए देख रही थी। चांदनी के नीचे वो चुपचाप लड़की के शांत और निर्मल सोते हुए चेहरे को देखता रहा और धीरे से उसके होठों को चूम लिया। पहली नजर में उसे देखते ही वो उसे घर में बंद करना चाहता था, बिस्तर में बंद करना चाहता था और उसे कहीं और नहीं जाने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई और उसे देखे। केवल वो उसे देख सकता था और वो केवल उसे देख सकती थी। वो खुद भी हैरान था कि वो अब तक कैसे सहन कर पाया। हल्के चुंबन के बाद उस आदमी ने लड़की के दांतों को अलग किया और जोर से अपनी जीभ उसकी जीभ से गुंथाई, जब तक कि लड़की ने भौहें नहीं सिकोड़ ली और लगभग जाग नहीं गई, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी। बहुत देर रुकने के बाद वो आखिरकार अलग हुआ, लड़की के गाल को छुआ और एक लगभग अश्रव्य सांस छोड़ी। निशा, अब मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कब तक सह सकता हूं, और नहीं गारंटी दे सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। अगली सुबह निशा को ठीक से पता नहीं था कि कल रात वो कब सोई, लेकिन जब वो उठी तो कबीर वास्तव में बिस्तर पर नहीं था, क्योंकि वो बहुत देर से सोई थी। लगभग 9 बजे उठी। उसके फोन पर राजवीर के कई मिस्ड कॉल थे और उसने उसे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर उसे फिर से खड़ा करने के लिए डांटा। निशा ने सिर खुजलाया, राजवीर को एक मैसेज भेजा कि वो आ जाए, फिर तैयार होकर नीचे चली गई। कबीर काम पर जा चुका था और रेयांश ने उसकी नींद में खलल नहीं डाला। आज्ञाकारी रूप से सोफे पर बैठा किताब पढ़ रहा था। बच्चा, आओ। निशा ने रेयांश को हाथ हिलाया। रेयांश ने तुरंत अपनी किताब रखी और दौड़ता हुआ आया। निशा ने छोटू को उठाया और कहा, आंटी तुम्हें आज घुमाने ले जाए। रेयांश ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने जोर से सिर हिलाया। इतने में गेट पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। निशा ने रेयांश का हाथ पकड़ा और बाहर चली गई। राजवीर ने निशा को देखा तो वो सन्न रह गया। आज उसने बालों को पोनीटेल बनाया था, ओवल पहन रखा था, नीचे कार्टून प्रिंट वाली सफेद टी शर्ट थी और कंधे पर बैग लटकाया था। वो एक छात्रा की तरह लग रही थी। चलो, निशा ने कहा, रेयांश के साथ गाड़ी में बैठने को तैयार।
राजवीर ने उसके बगल में रेयांश को देखा और आंखें फाड़ दी। मतलब तुम इस बच्चे को अपनी डेट पर साथ ले जा रही हो? निशा ने उसकी तरफ आंखें घुमाई। कौन तुमसे डेट कर रहा है? मैं रेयांश को शरद ऋतु की सैर और पिकनिक पर ले जा रही हूं। राजवीर की आंखें फटी रह गई। तो फिर तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? बेशक, गाड़ी चलाने के लिए। मैं सोच रही थी आज तुम ही हो जो फ्री हो। मल्होत्रा ग्रुप फिर से कोई बड़ा सौदा कर रहा है। कबीर और करण इन दिनों बहुत व्यस्त है। राजवीर निरुत्तर हो गया। जाए या नहीं, देर हो जाएगी तो सूरज ढल जाएगा। निशा ने जल्दी की। राजवीर ने मजबूरन गाड़ी में बैठ गया। क्या तुम्हें डर नहीं कि हम पहचान लिए जाएंगे? थोड़ा छुपा लेंगे। राजवीर थोड़ा चौंका और कुछ अजीबता से पूछा, क्या आप बहाना करें? परिवार? सपना देखो, मैं बड़ी बहन हूं, रेयांश छोटा भाई है, और तुम? मैं क्या? पिता? तुम ड्राइवर हो। राजवीर, याद रखना, पहले सुपरमार्केट जाना है। हमें बारबेक्यू ग्रिल, मांस और पेय पदार्थ भी खरीदने हैं। ठीक है, राजवीर ने गुस्से से जवाब दिया। वो बदमाश बस उसे मूर्ख बनाना जानता है। सुपरमार्केट में खरीदारी करने के बाद निशा ने एक शांत नदी के किनारे एक सुंदर जगह ढूंढी और खुशी खुशी रेयांश को मांस सीखने का तरीका सिखाया, गुनगुनाते हुए। जैसे ही राजवीर ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी लगाई, उसने गाना शुरू किया। आज का मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अपने भाई के साथ आ गई। उसका चेहरा देखकर मेरा मूड तुरंत उदास हो गया, जैसे नमक घाव पर लगाया गया हो। निशा ने हाथ कमर पर रखकर कहा, बस करो, मुझे एक खुशनुमा गाना गाओ। आज का मौसम बहुत अच्छा है, हर जगह नजारे सुंदर हैं। ऐसे सुंदर नजारे। राजवीर तब तक उदास रहा जब तक खाने का समय नहीं आया। तब वो उत्साहित हो गया। कम से कम निशा के खाना पकाने के कौशल निर्विवाद हैं। भले ही ये बारबेक्यू है, उसका खाना कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। ये देखकर कि वो मेहनत कर रहा था, रेयांश, जो आमतौर पर निशा के अलावा किसी की अनदेखी करता था, ने खुद उसे मटन की एक सीख दी। राजवीर बहुत खुश हुआ और उसे एहसास हुआ कि निशा ने जो पहले कहा था वो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं थी। ये बच्चा जब अच्छा व्यवहार करता है तो इतना प्यारा होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि निशा उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है। सच में ये बहुत अनुचित है। ये आनुवंशिक उत्परिवर्तन जैसा है। कबीर ने इतना प्यारा बेटा कैसे पैदा कर लिया? मांस चबाते हुए राजवीर चुपके से कुछ साजिश रच रहा था। हालांकि वो मैनुअल मजदूरी करने आया था, किसी और को ये पता नहीं था। वो हर दिन ग्रुप चैट और सोशल मीडिया पर कबीर को अपना प्यार दिखाते देख रहा था। अब आखिर उसकी बारी थी। राजवीर अपने आप में मुस्कुराया, फिर एक तरफ छुपकर अपने फोन से निशा की पीठ की तस्वीर खींची और गर्व से उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दिया। बहुत मजा आ रहा है। शरद ऋतु की सैर। कबीर की तेज नजर से वो निश्चित रूप से ये पहचान पाएगा कि ये आकृति कौन है। जल्द ही उसके दोस्तों और परिचितों ने टिप्पणी करना शुरू कर दिया। वाह, कितनी गर्म लड़की है, सिर्फ पीछे से देखकर ही पता चलता है कि बहुत सुंदर है। राजवीर, तुम बहुत बेईमान हो। अपनी लड़की यहां लाओ ताकि हम उसे देख सकें। आगे से देखने दो, कंजूसी मत करो। तुम इतनी जवान क्यों लगती हो? क्या तुम वयस्क भी हो? राजवीर, तुम कोई अवैध काम तो नहीं कर रहे? थोड़ी देर बाद करण ने आकर कहा, वाह, बारबेक्यू बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, और चिकन विंग्स है, और ग्रिल्ड फिश भी। तू छोटा बदमाश, तूने अपने मामा को भी ये अच्छा खाना नहीं खिलाया। करण का फोकस सच में असामान्य है। बहुत देर इंतजार करने के बाद वो व्यक्ति जिसका वो सच में इंतजार कर रहा था आखिरकार प्रकट हुआ। नवीनतम जानकारी से पता चला कि कबीर ने अभी अभी उसे जवाब दिया था। राजवीर ने जल्दी से देखने के लिए क्लिक किया कि उसका जवाब क्या था, लेकिन देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। कबीर ने जवाब दिया, रेयांश को बहुत ज्यादा मत खिलाना, हाल ही में उसका वजन थोड़ा बढ़ गया है। साला, रेयांश। कबीर को कैसे पता चला कि रेयांश भी वहां था? राजवीर ने बार बार उस तस्वीर को देखा जो उसने डाली थी, और आखिर में पता लगा लिया
कि समस्या कहाँ थी। तस्वीर में नदी के प्रतिबिंब में रेयांश की आकृति दिख रही थी। साला, तुम्हारी आंखें कमाल की है। राजवीर का दिखावा करने का प्रयास विफल रहा और वो हारे हुए मुर्गे की तरह उदास होकर लौटा, केवल ये देखने के लिए कि निशा फोन पर बात कर रही थी। किससे बात कर रही हो? राजवीर ने लापरवाही से पूछा। नंदिता दीदी, निशा ने जवाब दिया। थोड़ा और परिचित होने के बाद निशा ने निर्णायक रूप से उसका नाम नंदिता दीदी से बदलकर अधिक स्नेही नंदिता दीदी कर दिया। राजवीर ने जूस का घूंट लिया। क्या मतलब? मेरी मैनेजर नंदिता सिंह। क्या तुमने पिछले दिनों मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा? तुम इतने धीमे कैसे हो सकते हो? निशा ने उसे तिरस्कारपूर्ण नजर से देखा। साला, मुझे पहले से ही परिणाम पता था, तो देखने का क्या फायदा? नंदिता सिंह, नंदिता सिंह क्यों? वो तब से चिड़चिड़ा था जब से उसे पता चला था कि निशा ने मल्होत्रा प्रोडक्शंस में साइन किया था। उसने केवल स्थिति के बारे में लापरवाही से पूछताछ की और वास्तव में जांच नहीं की। किसे पता था कि कबीर उसके लिए इतना बड़ा बम गाड़ देगा? निशा हैरान थी। नंदिता सिंह क्यों नहीं हो सकती? तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? क्या वो तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है? राजवीर की अजीब चुप्पी देखकर निशा ने उंगलियां चटकाई। अरे, मेरा छोटा दिमाग बहुत तेज है, मैंने सही अनुमान लगाया। मुझसे बात मत करो, मुझे अकेले रहने दो। इस दौर में राजवीर पूरी तरह हार गया। सख्ती से कहें तो उसने मुश्किल से युद्ध की घोषणा की थी कि उसने खुद को लैंडमाइन पर पाया, आगे नहीं बढ़ सका। दुश्मन बहुत बेरहम है। निशा ने अविश्वास से कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नंदिता दीदी जैसी कोई इतनी अंधी हो सकती है। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। तुम कैसे बात करती हो? क्या मतलब अंधी? तुम अंधी हो। तुम सिद्धार्थ जैसे आदमी पर मोहित हो सकती हो। निशा ने सांस ली। हाय, ये सब इसलिए क्योंकि हम उस समय जवान और भोले थे, इंसान और कुत्ते में फर्क नहीं कर पाते थे। तुम। राजवीर इतना गुस्से में था कि बोल नहीं सका। आखिर में उसने चिल्लाकर कहा, अब तुम जान गई कि कबीर कितना चालाक और धूर्त है ना? उसने मुझसे बचाव के लिए भी ऐसे बेशर्म हथकंडे अपनाए। वो उम्मीद कर रहा था कि निशा पछतावे के शब्द कहेगी, लेकिन उसने देखा कि निशा ने अपनी ठुड्डी हथेली पर रखी, प्रेम में पागल मूर्ख की तरह मुस्कुरा रही थी। बॉस सच में बहुत बुद्धिमान और रणनीतिकार है, दूर से ही योजना बना लेते हैं। राजवीर का चेहरा तवे के तले जैसा काला हो गया। निशा, तुम निराशाजनक हो। निशा अचानक करीब आ गई। उसके चेहरे पर बुरी मंशा थी। अरे, तुम्हारे और नंदिता दीदी के बीच क्या है? तुम्हारे चेहरे के भाव से लगता है कि ये सिर्फ पूर्व प्रेमिका से ज्यादा है। राजवीर एक साधारण पूर्व प्रेमिका से इतना सतर्क नहीं हो सकता। अपना काम देखो, राजवीर ने चिढ़कर कहा। फिर हिचकिचाते हुए पूछा, उसने फोन पर तुमसे क्या कहा? निशा ने कंधे उचकाए। कुछ नहीं कहा, बस मुझे बताया कि पटकथा लेखक स्क्रिप्ट संशोधित कर रहा है और शूटिंग लगभग 2 हफ्तों में शुरू होगी। मनीष ने भी मुझे बताया कि संशोधनों के बाद मीरा सिंह और डॉक्टर अंकित की कहानियां अधिक प्रमुख होंगी। जहां तक नंदिनी और रोहन की जगह कौन लेगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि कबीर तुम्हारी इतनी रक्षा करता है, मुझे लगता है कि उनकी जगह निश्चित रूप से ले ली जाएगी। राजवीर के स्वर में थोड़ी कड़वाहट थी। निशा ने सिर हिलाया। गलत। अगर कबीर सच में मेरे नजरिए से सोचता तो वो निश्चित रूप से उसकी जगह नहीं लेता, क्योंकि मेरे लिए बदला लेने का सबसे संतोषजनक तरीका है नंदिनी को ड्रामे में अपनी ताकत से पूरी तरह हराना, उसे अपनी पृष्ठभूमि बनाना। बात खत्म होते ही निशा के फोन पर एक नई मनोरंजन खबर आ गई। उसने कुछ महत्वपूर्ण मनोरंजन समाचारों की सदस्यता ले रखी थी और जब भी कोई नई अपडेट आती, वो अपने आप पॉप हो जाती थी। इसे पढ़ने के बाद निशा हल्की मुस्कान दबा नहीं सकी। वो पहली बार प्यार में पड़ी जवान लड़की की तरह लग रही थी। राजवीर उसके भाव से चौंक गया
और शक से उसके पास झुककर देखने लगा। फिर मनोरंजन समाचार ने दिखाया कि मल्होत्रा प्रोडक्शंस ने अभी-अभी एक नई घोषणा जारी की थी। मल्होत्रा ग्रुप ने मेहता इंटरनेशनल और मेहता मीडिया द्वारा पहले वापस लिए गए फंड को फिर से भर दिया था और पूरी संसार परियोजना मल्होत्रा प्रोडक्शंस द्वारा ले ली जाएगी। शूटिंग शेड्यूल के विचारों के कारण ड्रामा में मूल रूप से योजनाबद्ध किसी भी किरदार को नहीं बदला जाएगा। निशा और कबीर के बीच समझ और आपसी ज्ञान को देखकर राजवीर को अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई। मुझे लगता है तुम पूरी तरह से प्यार में हो, बिना एहसास किए। तुम कबीर को इतना पसंद करती हो, क्या तुम सच में उसके साथ रहने का विरोध कर सकती हो? निशा घास पर लेट गई, लापरवाही से एक फूस की घास उठाकर मुंह में डाल ली। किसने कहा कि पसंद करने का मतलब साथ रहना है? क्या ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर साथ हो जाते हैं? उनमें से कितने वास्तव में अंत तक पहुंच पाते हैं? ये स्थिति पहले से ही काफी अच्छी है। सबसे अच्छा परिणाम दोस्त और विश्वास पात्र बने रहना है। सबसे बुरा परिणाम एक दूसरे को भूलकर अलग हो जाना है, जो बुरा नहीं है, क्योंकि यादें हमेशा अपने सबसे सुंदर क्षण में बनी रह सकती है। निशा अपनी 2 सप्ताह की छुट्टी बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए अगले दिन वो रेयांश को और मौज मस्ती के लिए ले गई। निशा मैडम, आप बड़े साहब के ऑफिस से घर आने का इंतजार क्यों नहीं करती, फिर साथ जाती हैं? बूढ़े बटलर ने आखिरकार और नहीं सह सका और धीरे धीरे मध्यस्थ बनने की कोशिश करने लगा। निशा ने सिर खुजलाया। चलो मत, वो बहुत व्यस्त है, हम खुद जा सकते हैं। उसने जानबूझकर ऐसा समय चुना जब कबीर घर पर नहीं था। वो उसके ऑफिस से घर आने का इंतजार कैसे कर सकती थी? तो फिर उन्हें साथ चलने दो। बड़े साहब ने निर्देश दिया था कि छोटे साहब की सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता, बटलर ने कहा, अपने बगल में काले सूट और धूप के चश्मे पहने 3 बॉडीगार्डों की ओर इशारा करते हुए। ये अनुरोध पूरी तरह उचित है। निशा के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह हमें राजवीर से मैनुअल मजदूरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे क्यों लगा कि कबीर जानबूझकर ऐसा कर रहा था? निशा का आज का शेड्यूल रेयांश को खिलौने और कपड़े खरीदने के लिए ले जाना है। बेशक, चूंकि उसने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, उसके पास कोई सैलरी नहीं आ रही है, इसलिए वो अब भी कबीर का कार्ड इस्तेमाल कर रही है। मॉल में खरीदारी करते समय उसने अप्रत्याशित रूप से एक नई खुली बच्चों के कपड़ों की दुकान खोजी, जहां सभी कपड़े ट्रेंडी और प्यारे थे, और इस तरह खरीदारी शुरू हो गई। बच्चा, ये सूट भी अच्छा लग रहा है, अंदर आकर पहनकर देखो। रेयांश ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी रूप से फिटिंग रूम में चला गया। निशा दुकान के बाहर रेयांश के कपड़े बदलने का इंतजार कर रही थी, जब उसने अचानक दुकान के बाहर से गुजरती 2 परिचित परछाइयां देखी। नंदिनी ने प्यार से सिद्धार्थ की बाह पकड़ रखी थी और दोनों टहलते हुए बातें कर रहे थे। वाह, इस दुकान के बच्चों के कपड़े कितने प्यारे हैं। सिद्धार्थ भैया, चलो अंदर देखते हैं। अगले महीने फैंगलिन के बेटे का जन्मदिन है, क्या हम उसे उपहार में एक सूट खरीदे? सिद्धार्थ ने बिना भाव के जवाब दिया। क्या तुमने फैंगलिन के बेटे को देखा है? वो कितना प्यारा है, गोरा और गोलमटोल। सिद्धार्थ भैया, क्या तुम सोचते हो अगर हमारा बेटा होगा तो उतना ही प्यारा होगा? नंदिनी ने शर्माते हुए पूछा। शायद। सिद्धार्थ स्पष्ट रूप से बहुत उत्सुक नहीं था और उसका जवाब कुछ हद तक औपचारिक था। ये देखकर नंदिनी निराश लग रही थी। सिद्धार्थ भैया, क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? मैंने पहले ही वेब पर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है और तुमने नंदिता का स्पष्टीकरण खुद सुना। उस फोन कॉल के बारे में मैंने वो बातें सच में इसलिए कही थी क्योंकि तुमने अचानक मुझसे बात करना बंद कर दिया था और मैंने थोड़ी शराब पी ली थी। मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने 2 बार नहीं सोचा। मुझे बहुत पछतावा है। निशा, जैसे ही नंदिनी समझा रही थी, उसने अचानक सिद्धार्थ के मुंह से निशा का नाम सुना। सिद्धार्थ की नजर का पीछा करते हुए उसने सामने कपड़ों की रैक के पास खड़ी निशा को देखा। दीदी, नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए
वो उत्साह से उसका हाथ पकड़ने के लिए दौड़ी। दीदी, मैं आखिरकार तुमसे मिल गई। मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन तुम पिछले कुछ दिनों से मुझे अनदेखा कर रही थी और मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम कहाँ रहती हो। जब सबने मुझसे इसके बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि तुमने ऐसा किया है। ये गलतफहमी निकली। मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब जब सच सामने आ गया है तो नुकसान पहले ही हो चुका है। हालांकि मैं भी पीड़ित हूं। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ और तुम मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस गई। इसलिए मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो या चिल्ला सकती हो, बस तुम शांत हो जाओ। नंदिनी के शब्द सच्चे और धारा प्रवाह थे। ऐसा लग रहा था जैसे निशा बेवजह की जिद कर रही हो और उसे धमका रही हो। निशा ने अपनी सामान्य तीखी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां नहीं की। इसके बजाय उसने थोड़ी लाचारी और थकान के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखा। उस नजर ने सिद्धार्थ के दिल में हल्का दर्द पैदा कर दिया, जैसे उसे एफिड्स ने काट लिया हो। उसने जल्दी से नंदिनी को खींच लिया और कहा, नंदिनी, शांत हो जाओ। नंदिनी ने निशा की सूक्ष्म हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। सिद्धार्थ भैया, कृपया मेरी दीदी से मेरे लिए बात करो। तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो कि पिछले कुछ दिनों में मुझे कितना दर्द और आत्मदोष हुआ है। मैं सच में चाहती हूं कि वो मुझे माफ कर दे, वरना मैं सच में। अपनी बाहों में रोती हुई महिला को देखकर सिद्धार्थ आखिरकार नरम पड़ गया। निशा, मुझे माफ कर दो। नंदिनी सच में इस बारे में दोषी महसूस कर रही है। ये सुनते ही नंदिनी के होंठ एक विजयी मुस्कान में मुड़ गए। सतह पर वो और भी कड़वा रो रही थी, लेकिन चुपके से वो निशा के विस्फोट की उम्मीद कर रही थी। अतीत में हर बार जब उसने माफी मांगी, निशा निश्चित रूप से बहुत उत्तेजित हो जाती थी और सबसे दुखदाई बातें कहती थी, जिससे सिद्धार्थ हर बार उससे और नफरत करने लगता था। इस बार भी वैसा ही होगा। निशा ने थकान से अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर सांस ली। कोई बात नहीं नंदिनी, मैंने तुम्हारी माफी देख ली और स्वीकार कर ली। चूंकि ये गलतफहमी थी, चलो इसे भूल जाते हैं। मैं तुम्हें माफ करती हूं। तुमने क्या कहा? नंदिनी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसके चेहरे पर अविश्वास था। सिद्धार्थ बहुत राहत महसूस कर रहा था। नंदिनी, क्या तुम अब आश्वस्त हो? नंदिनी एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसका चेहरा गहरा बैंगनी लाल हो गया। दूसरी तरफ फिटिंग रूम का दरवाजा खुला और रेयांश, जिसने कपड़े बदले थे, बाहर आया। निशा के पाखंडी मुखौटे पर गर्माहट की एक झलक दिखाई दी। वो मुस्कुराई और रेयांश को उठाने चली गई। फिर दुकान सहायक से कहा, मैंने जो भी कपड़े ट्राई किए थे वो सब चाहिए, और ये जो मैंने पहना है वो भी ले लूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपका बिल लेकर आती हूं। दुकान सहायक ने चमकती मुस्कान के साथ जवाब दिया। निशा ने सिद्धार्थ को विदा लेने के लिए हल्का सिर हिलाया, फिर रेयांश को उठाया और चली गई। उसके पीछे काले रंग के बॉडीगार्डों ने बिल चुकाया और बड़े बड़े बैग लेकर उसके पीछे हो लिए। इस दृश्य ने नंदिनी को निरुत्तर कर दिया। फिर उसके चेहरे पर बेहद उत्साहित अभिव्यक्ति आ गई। क्या यह हो सकता है कि फैंगलिन और श्वेता सच कह रहे थे? पिछली बार उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने निशा को मॉल में बच्चों के कपड़े खरीदते देखा था और मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। मेरी दीदी, क्या यह हो सकता है कि वो सच में किसी बूढ़े अमीर आदमी की रखेल बन गई हो और उसका बेटा भी हो? बहुत अफसोस की बात है कि निशा अभी बहुत तेज चली गई। उसे बच्चे का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया और नहीं उसके पास सबूत के तौर पर तस्वीर लेने का समय था। नंदिनी, बकवास मत करो। सिद्धार्थ ने तुरंत गंभीर चेहरे के साथ उसे रोका और निशा के जाने की दिशा में जटिल नजरों से देखा। मैं इस बच्चे से एक बार मिला हूं। निशा ने कहा कि वो सिर्फ एक दोस्त का बेटा है। नंदिनी ने जल्दी से कहा, सिद्धार्थ भैया, तुम बहुत भोले हो। वो अपने दोस्त के बेटे के साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती है? देखो, उसके साथ बॉडीगार्ड है
और वो ब्लैक कार्ड इस्तेमाल कर रही है। ऐसे लोगों के पास इतने सारे नानी और बॉडीगार्ड होते हैं, उन्हें बच्चे की देखभाल करने के लिए उसकी मदद की क्या जरूरत होगी? सिद्धार्थ की भौहों पर संघर्ष और हिचकिचाहट की झलक दिखी, लेकिन फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, उसने दृढ़ता से कहा, नंदिनी, मेरे दिल में निशा मेरी अपनी बहन है। उसका अपमान करना मेरा अपमान करना है। मुझे फिर से ऐसे शब्द मत सुनने देना। दूसरे उस पर शक कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं, समझी? नंदिनी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस घटना के बाद सिद्धार्थ का निशा के प्रति रवैया इतना बदल जाएगा। साला, उस दिन निशा ने हॉस्पिटल में उस पर क्या जादू कर दिया था? सिद्धार्थ को अचानक उस पर इतना भरोसा हो गया है कि वो उसकी बात भी नहीं सुनता। मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ भैया, मैं जानती हूं मुझसे गलती हुई और मैं वादा करती हूं मैं फिर नहीं करूंगी। नंदिनी ने दांत पीसते हुए कहा। लगता है इस घटना ने सिद्धार्थ के अपराध बोध को हिला दिया है, जिससे उसके लिए निशा पर शक करना और मुश्किल हो गया है। लेकिन तो क्या, चूंकि वो दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता, उसे अपनी आंखों से देखने दो, तब विश्वास करेगा। निशा की कमजोरी ढूंढना बहुत आसान है। पहले राजवीर के साथ उसका रिश्ता पहले से ही अस्पष्ट था, और अब उसके पास एक बच्चा है। ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि अभी के लिए रुकना बेहतर है और तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक उसका निशा के प्रति अपराध बोध कम न हो जाए। मॉल के नीचे निशा रेयांश के साथ घर जाने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि प्रवेश द्वार पर खड़ी गाड़ी गायब थी। है, हमारी गाड़ी कहाँ गई? निशा ने असमंजस में पूछा। क्या चोरी हो गई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी में एक ड्राइवर था, पीछे आ रहे बॉडीगार्ड ने जवाब दिया। मैडम, हमारी गाड़ी पहले ही जा चुकी है, क्योंकि बॉस ने अभी अभी फोन किया था कि वो ऑफिस के बाद हमें लेने आएंगे। है? निशा ये सुनकर सन्न रह गई और जल्दी से बोली, चलो हम खुद चलते हैं। हो सकता है उसे काम करना हो या कुछ और आ जाए। बात खत्म न होने पाई, एक काली मेबैक चुपचाप आकर रुकी। पिछली खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और एक खाली चेहरा दिखा। खरीदारी खत्म? निशा ने अकड़कर सिर हिलाया, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से कबीर से संपर्क से बचने के लिए जल्दी सो रही थी और देर से उठ रही थी। उसने उसे 2 पूरे दिन नहीं देखा था, भले ही वो एक ही छत के नीचे रहते थे। घर चले? निशा ने मजबूरन गाड़ी का दरवाजा खोला, रेयांश को उठाया और गाड़ी में बिठाया, फिर खुद ड्राइवर की सीट का दरवाजा खोलने गई। आगे बैठना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि एक बॉडीगार्ड घबराकर उसके पास आया। मैडम, आगे की सीट सुरक्षित नहीं है, मैं यहां बैठ जाऊंगा, आप पीछे बैठ सकती हैं, वहां बहुत जगह है। ओह, निशा फिर से मान गई। गाड़ी में बैठने के बाद भले ही उनके बीच एक छोटा बच्चा था, निशा ने गाड़ी के किनारे के जितना करीब हो सके बैठने की कोशिश की। कबीर का रवैया हमेशा की तरह वैसा ही था। उसकी गोद में लैपटॉप था और वो तेजी से टाइप कर रहा था, अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये देखकर निशा ने राहत की हल्की सांस ली। नतीजा ये हुआ कि 10 मिनट बाद कबीर ने अपना काम खत्म कर लिया। उसने अपना कंप्यूटर नीचे रखा, नींद से लड़ते हुए रेयांश को उठाकर अपनी गोद में बिठाया, कंप्यूटर दूसरी तरफ रखा और फिर स्वाभाविक रूप से निशा की ओर बढ़ गया। परिचित ताजा खुशबू अचानक उनकी सुरक्षित दूरी पर हमला कर दी और निशा के रोंगटे खड़े हो गए। सहज रूप से वो दरवाजे के और करीब दब गई। उसका चेहरा लगभग खिड़की से लग गया। निशा, कबीर की आवाज उसके कानों में गूंजी। है? क्या हुआ? निशा ने सिर घुमाया। कबीर ने उसे देखा और धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे बच रही हो? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे क्यों बचूंगी? बस खिड़की के बाहर सूर्यास्त के बादल बहुत सुंदर हैं। मैं नजारा देख रही थी। निशा ने बात खत्म की और तुरंत पीछे हट गई। नतीजा ये हुआ कि उसी समय सामने ड्राइवर ने किसी अज्ञात कारण से अचानक तीखा मोड़ लिया, जिससे निशा का शरीर पूरी तरह से कबीर की ओर झुक गया। कबीर ने भौहें हल्की सिकोड़ी,
एक हाथ बढ़ाकर उसके कंधे की रक्षा की और फिर उसे जाने नहीं दिया। माफ करना बॉस। सामने एक गाड़ी अचानक आ गई। सामने ड्राइविंग कर रहे असिस्टेंट अजय ने रिपोर्ट किया, कबीर, ठीक है, धीरे चलो, वापस जाकर तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। अजय, जी। निशा, बटलर से लेकर बॉडीगार्ड से लेकर असिस्टेंट तक। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि हर कोई कबीर की मदद कर रहा है? उस शाम घर लौटने के बाद निशा ने डाइट का बहाना करते हुए खाना छोड़ दिया और तुरंत अंदर चली गई। वो पिछले कुछ दिनों में अपने बच्चे के साथ जो वजन बढ़ा रही थी, उसके लिए वो बहुत आभारी थी। इससे उसे जाने का इतना अच्छा बहाना मिल गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन अच्छी बात थी कि कदम कबीर के नहीं थे। निशा ने अभी अभी नहाया था और अपने बाल सुखा रही थी जब वो चलकर दरवाजे के पास आई और खोला। वंदना दरवाजे पर खड़ी थी, खाने की ट्रे लिए। वो साफ तौर पर निशा के नहाने के बाद के रूप को देखकर चौंक गई थी। उसके सामने वाली लड़की बहुत सुंदर थी। नहाने के बाद उसकी सफेद गुलाबी त्वचा अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। यहां तक कि वो, एक महिला, भी भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाई। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटे साहब। वंदना ने होश में आने के लिए जल्दी से सिर हिलाया और कहा, निशा मैडम, छोटे साहब ने मुझे कुछ खाना लाने को कहा। हालांकि फिगर बनाए रखना महत्वपूर्ण है, हमें भूखा नहीं रहना चाहिए। ये सब कम वसा वाले, कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ हैं, तो थोड़ा खाने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, शुक्रिया। वंदना। प्यारी छोटी नौकरानी को देखकर निशा की घबराहट काफी कम हो गई। वंदना, तुमने अपनी हेयर स्टाइल बदल ली, बहुत प्यारी है और तुम पर बहुत सूट करती है। शुक्रिया निशा मैडम। वंदना ने खुशी से अपने बालों को छुआ, फिर हिचकिचाते हुए कहा, निशा मैडम, आप बहुत दयालु हैं। असल में मुझे लगता है कि आप और बड़े साहब एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं चाहती हूं कि आप हमारी बड़ी बहू बने, वरना अगर कोई और चालाक औरत परिवार में आ गई तो हम निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाएंगे। निशा, ओह, छोटी नौकरानी भी मदद करने लगी। कृपया मुझे जाने दो। फिर वंदना ने फिर से दरवाजा खटखटाया और उसके लिए एक गिलास दूध लाई। जब तीसरी बार दस्तक हुई, निशा बालकनी की रेलिंग पर झुकी हवा का आनंद ले रही थी। सोचा कि फिर से वंदना है, इसलिए उसने बस इतना कहा, अंदर आओ। नतीजा ये हुआ कि उन्हें एहसास हुआ कि कदम करीब आने पर कुछ गड़बड़ थी। मुड़कर देखा तो वास्तव में कबीर का चेहरा उसके इतना करीब था। कबीर, निशा ने सहज रूप से रेलिंग पकड़ ली। क्या हुआ? कबीर ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसके सामने चुपचाप खड़ा रहा और उसे देखता रहा। उसके सामने वाली लड़की लंबी, शाही अंदाज की नाइट गाउन पहने हुए थी, जो उसके टखनों तक आ रही थी। जो कुछ भी ढकना था उसे ढक रही थी। ब्लो ड्राई करने के बाद उसके बाल अब भी थोड़े नम थे, रात की हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसके गालों पर अब भी भाप से गुलाबीपन था और उसकी चमकती आंखों में आश्चर्य और सतर्कता की झलक थी। जैसे ही निशा उसकी नजरों से सिर चकराने लगी, कबीर ने आखिरकार बोलना शुरू किया, निशा, निशा, हम डॉट। कबीर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। निशा की आंखें तुरंत फैल गई। लगभग ऐसा लगा जैसे वो मतिभ्रम देख रही हो। खांस खांस। क्या? क्या? कबीर ने हाथ बढ़ाकर उसके कान के पीछे से एक उड़ते हुए बाल को धीरे से उठाया। उसकी आवाज बर्फीले तालाब से उठती ठंडक की तरह अलौकिक थी। ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें बहुत बहुत देर से नहीं देखा। सिर्फ 2 दिन हुए हैं, ठीक है? छी, ये मुद्दा नहीं है। मुख्य बात यह है कि कबीर ने अभी कहा कि वो उसे याद करता है। क्या उसने अभी कहा कि वो उसे याद करता है? ये सही नहीं हो रहा है। ये जरूर मतिभ्रम है ना? जरूर। हालांकि जैसे ही निशा कबीर के व्यवहार के लिए बहाने ढूंढ रही थी, कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। साथ ही उसका दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर था और वो आगे झुक गया, अपना सिर धीरे से उसकी गर्दन की गुहा में रख दिया। एक अत्यंत थके हुए
लेकिन स्नेही मुद्रा में। निशा, स्कूल शुरू हो रहा है। आप सभी को एक खुशहाल और उत्पादक स्कूल वर्ष की शुभकामनाएं। आह, हे भगवान, क्या हो रहा है? निशा का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था, जैसे वायरस ने उस पर हमला कर दिया हो। होश में आने के बाद उसकी पहली प्रतिक्रिया उसे धक्का देने की थी। हालांकि कबीर ने उसे और कसकर गले लगा लिया और उसकी आवाज, जो कुछ दयनीय लग रही थी, उसके कान में फुसफुसाई, हिलो मत, ठीक है? मुझे थोड़ी देर तुम्हें गले लगाने दो। निशा, इस अनुरोध का उसे कैसे जवाब देना चाहिए? साला, कबीर को क्या हुआ? वो पिछले 2 दिनों से जानबूझकर उससे बच रही थी, लेकिन वो बहुत सावधान थी कि उसे सचेत न करे। उसने अचानक ऐसा क्यों किया? 10 सेकंड बीत गए, 30 सेकंड बीत गए, 1 मिनट बीत गया, 3 मिनट बीत गए। तुमने कहा था थोड़ी देर, लेकिन क्या हुआ? ये तो साफ तौर पर वादा तोड़ना है। जैसे ही निशा गुस्सा होने वाली थी, कबीर ने उसे छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, मैं बेकाबू हो गया। निशा ने गले से आवाज निकाली, ओह, है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साला, वो इतनी डर गई कि उसका दिल लगभग बाहर आ गया और फिर एक वाक्य में सब खत्म हो गया। इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि वो नहीं भी नहीं कह सकती। लड़की की निराश अभिव्यक्ति को देखकर कबीर की मुस्कुराती आंखों में हल्की रोशनी चमक उठी। जल्दी सो जाओ, शुभ रात्रि। हे, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। तुम भी। वो बकवास कर रही है। मैं आज रात सोने वाली नहीं। अगली सुबह निशा, जो पूरी अनिद्रा अनिद्रा से पीड़ित थी, बिस्तर में छुपी रही और उठने की हिम्मत नहीं कर पाई। आखिर में उसने चुपके से वंदना को फोन किया। वंदना, क्या तुम्हारे बड़े साहब काम पर चले गए? नहीं, लेकिन मैंने देखा कि बड़े साहब काफी व्यस्त हैं। जब से वो उठकर नीचे आए, उनका फोन बजना बंद नहीं हुआ। असिस्टेंट अजय भी दौड़ता हुआ आया, जाहिर तौर पर पूछने के लिए कि बड़े साहब कब चलेंगे। फिर और बड़े साहब अब भी नहीं गए। वो पूरे समय नीचे ही रहे। मुझे नहीं पता कि वो किसका इंतजार कर रहे हैं। निशा, लगता है बचने का कोई रास्ता नहीं है। निशा ने अपनी मानसिकता को समायोजित करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली, एक अटूट मुखौटा पहना और शांत और स्वाभाविक अभिव्यक्ति के साथ नीचे चली गई। कबीर शांति से सोफे पर बैठा था, जबकि उसका असिस्टेंट अजय उसके बगल में दस्तावेजों का एक बड़ा ढेर पकड़े खड़ा था। बेचैन दिख रहा था, लेकिन उसे जल्दी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही निशा सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसने आराम किया और नीचे कबीर की तरफ देखते हुए आश्चर्य का नाटक किया। अरे कबीर, इतनी देर हो गई, तुम काम पर क्यों नहीं गए? लड़की की आवाज सुनकर कबीर ने सिर उठाया और उसे धीरे से देखा। उसकी नजर सूत की तरह थी, धीरे से उसे लपेट रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कबीर ने कहा। निशा सन्न रह गई। उसे अचानक क्यों लगा कि वो कबीर के साथ ठीक से बात नहीं कर सकती। जैसे ही निशा पूरी तरह असमंजस में थी, कबीर पहले ही उठकर उसकी ओर चल दिया था। निशा सहज रूप से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उस आदमी की नजर में एक अदृश्य शक्ति थी जो उसे अपनी जगह पर जकड़े हुए थी, हिलने नहीं दे रही थी। एक पल में कबीर पहले ही उसके पास आ चुका था और उसके बालों को अपने बड़े हाथ से छू लिया था। अगर मैं अब तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो मैं पूरा दिन तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। निशा अब भी स्तब्ध थी। मैं काम पर जा रहा हूं। कबीर ने झुककर उसके माथे को चूमा। निशा, वो पूरी तरह सन्न रह गई। उसके पीछे खड़ा अजय पूरी तरह स्तब्ध था, जैसे उसकी आंखें इस दृश्य से अंधी हो गई हों। फिर वो शर्मा गया और जो नहीं देखना चाहिए उसे मत देखो की अभिव्यक्ति के साथ अपनी नजर हटा ली। ये बहुत बुरा था। मैं आज सुबह चिंता से लगभग पागल हो गया था और फिर मुझे ये प्यार भरा प्रदर्शन देखना पड़ा। आगे है ठंडा कुत्ते का खाना, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मोड़। लाला पीएस, सोमवार है, कृपया मुझे सितारों वाली आंखों से कुछ रिकमेंडेशन वोट दे।
कबीर के जाने के बहुत देर बाद भी निशा वही खाली खड़ी थी। उसकी उंगलियां अनजाने में उसके माथे को छू रही थी, जहां अभी अभी चुंबन हुआ था। जलन अब भी बनी हुई थी। हालांकि ये सिर्फ माथे पर चुंबन था, और हालांकि उसने पहले भी उससे चुंबन चुराया था। ये पहली बार था जब उन्होंने दोनों के जागते हुए चुंबन किया था। इस समय निशा को आखिर समझ में आ गया। कबीर ने बहुत पहले ही उसकी रणनीति समझ ली होगी, इसलिए उसने भी अपनी रणनीति बदल दी। अगर वो पहले की तरह नाटक करता रहे तो ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर वो बस छुपना बंद कर दे और सब स्पष्ट कर दे? साला, हम बर्बाद हैं। मैं जानता था कि मैं उसे हरा नहीं सकता। अगर हम सच में उस बिंदु पर मजबूर हो जाते हैं और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, तो केवल एक ही परिणाम होता है, कड़वा ब्रेकअप, या उससे भी बदतर। जैसे ही निशा घबरा रही थी, उसे अचानक लगा कि उसकी पतलून की टांग खिंच रही है। नीचे देखा तो रेयांश सिर उठाकर उसकी तरफ देख रहा था। रेयांश, निशा ने आश्चर्य से कहा जब उसने रेयांश के हाथ में एक वाटर कलर पेंटिंग देखी। तुमने इतनी जल्दी खत्म कर ली? रेयांश ने शर्माते हुए सिर हिलाया, फिर उम्मीद से उसकी तरफ देखा। निशा की भविष्य की योजनाएं सब रेयांश के साथ समय बिताने के बारे में थी। उसने कल ही आज का कार्यक्रम तय कर लिया था। रेयांश को पतंग उड़ाने ले जाना, और वो खुद भी बनाएगी। रेयांश की पेंटिंग को स्पष्ट रूप से देखने के बाद निशा कुछ हैरान थी। तुमने क्या बनाया डॉट? रेयांश शायद ही कभी चित्र बनाता है, और उसके परिदृश्यों में कभी लोग नहीं दिखते, लेकिन इस बार निशा ने देखा कि उसकी पेंटिंग में 3 लोग दिखाई दिए। विशाल आकाश में सफेद बादल तैर रहे थे, और बादलों पर 3 लोग बैठे थे। एक आदमी, एक औरत, और बीच में एक छोटा लड़का। पेंटिंग शैली अभी भी अमूर्त थी, लेकिन विशेषताओं को देखते हुए निशा ने एक नजर में पहचान लिया कि पेंटिंग में लोग वो कबीर और रेयांश थे। पहले रेयांश को कबीर पसंद नहीं था। चित्र बनाते समय भी वो केवल उसे या उन दोनों को बनाता था, कभी कबीर को शामिल नहीं करता था। ये पहली बार था जब रेयांश कबीर को साथ लाया था। निशा थोड़ी चौंकी, लेकिन जल्दी ही संभल गई और छोटू का हाथ पकड़ लिया। आओ, इससे पतंग बनाते हैं। बटलर अंकल ने फ्रेम के लिए बांस की पट्टियां पहले ही तैयार कर ली होंगी। छोटू ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा कुछ हताश लग रहा था। निशा ने पूरा दिन रेयांश के साथ पतंग उड़ाने में बिताया, और उस शाम खुद खाना भी बनाया। पिछले 2 दिनों से वो रेयांश को बाहर खाने पर ले जा रही थी, और फिर बहुत देर से लौट रही थी। जैसे ही वो लौटती, सीधे अपने कमरे में चली जाती थी। अब ऐसा लगता है कि ये रणनीति स्पष्ट रूप से विफल हो गई थी, और इसे जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अभी अभी खाना बनाया था कि करण अपनी तेज सूंघने की क्षमता के साथ दौड़ता हुआ आया, उत्सुकता से पूंछ हिला रहा था। वाह, ये सब मेरा पसंदीदा खाना है भाभी। खांस खांस खांस। निशा, मैं तुम्हारे फिर से खाना बनाने का इंतजार कर रहा था। निशा ने बेबसी से करण की तरफ देखा। इस लड़के ने अभी अभी उसे भाभी कहा था, है ना? जाकर अपने भाई को खाने के लिए बुला लो। ठीक है, ठीक है। करण जल्दी से भागा। उसके दिमाग में संदेह था। वो गलती से निकल गया था, और इससे उसे बहुत डर लगा था। फिर भी निशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या यह हो सकता है कि उसने उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुना? खाने की मेज पर करण की तेज अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उन दोनों में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। कुछ गड़बड़ है। करण ने अपनी चॉपस्टिक काटी, अपने भाई के कान के पास झुककर फुसफुसाया, भाई, क्या तुमने निशा के साथ कुछ किया? वो तुमसे इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रही। कुछ खास नहीं, कबीर ने जवाब दिया। उसके बिना भाव वाले चेहरे पर किसी भी गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं था। क्या मेरी छठी इंद्री गलत हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। करण ने सिर खुजलाया, पूरी तरह हैरान था। आखिरकार भोजन समाप्त हुआ। निशा को लगा कि ये खाना खाना युद्ध लड़ने से भी ज्यादा थकाने वाला था।
और उसे हर समय दुश्मन के हमलों से सतर्क रहना पड़ता था। भोजन के बाद निशा तुरंत बर्तन साफ करने के लिए खड़ी हो गई। मैं बर्तन धोती हूं। करण ने अपनी प्लेट से मीठे और खट्टे पोर्क रिब्स का आखिरी टुकड़ा उठाया, अपने गाल फुलाए और बड़बड़ाया, मैं धो देता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं धोती हूं, मैं धोती हूं। निशा ने जल्दी से काम संभाल लिया। अगर उसे करने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो पागल हो जाती। करण ने अपने बगल में कबीर की तरफ थोड़ी चिंता से देखा और जल्दी से कहा, तुमने खाना बनाने में इतनी मेहनत की, मैं तुम्हें बर्तन कैसे धोने दूं? मैंने सबसे ज्यादा खाया तो बेशक मैं धोऊंगा। करण के कहने के बाद उसने अपने बड़े भाई को ऐसी नजर से देखा जैसे वो क्रेडिट चाहता हो। नतीजा ये हुआ कि कबीर ने उसकी तरफ लापरवाही से देखा और फिर कहा, निशा को धोने दो। है? करण ये सुनकर चौंक गया। क्या आज सूरज पश्चिम में उगाया? दुलार करने वाले पति ने वास्तव में निशा को बर्तन धोने दिया। ये समझ में नहीं आता। जैसे ही करण ये समझने के लिए अपना दिमाग लगा रहा था, कबीर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, आखिर तुम मेहमान हो। करण अविश्वास से अपने चेहरे की तरफ देख रहा था, अपनी उंगली अपनी ओर इशारा करते हुए। क्या मैं मेहमान हूं? क्या इसका मतलब वो ये कह रहा है कि निशा और वो परिवार है, तो वो ऐसे ही मेहमान बन गया? निशा, उसके गाल लाल थे, बहुत हताश दिख रही थी। अपना माथा पकड़कर आखिरकार ऊपर चली गई। रेयांश ने अचानक भागी हुई निशा आंटी को उलझन भरी नजरों से देखा। हालांकि वो नहीं जानती थी कि निशा आंटी को क्या हुआ था, लेकिन वो देख सकती थी कि उसके पिता ने उसे धमकाया था। इसलिए उसने नाखुश होकर कबीर की तरफ देखा और फिर अपनी छोटी टांगों से उसके पीछे दौड़ी। करण इस अचानक प्यार के प्रदर्शन से अचानक हमला किए जाने पर खाली नजरों से निशा के भागते हुए फिगर को देखता रहा। निरुत्तर होकर बोला, भाई, क्या तुम इसे कुछ नहीं करना कहते हो? निशा जैसी सख्त लड़की भी तुम्हारी छेड़खानी से मुंह छुपाकर भाग गई। मुझे पता था मेरी छठी इंद्री गलत नहीं होगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं हर दिन इतना सावधान रहता था, डरता था कि तुम मुझे पकड़ लोगे, और अचानक तुम इतने बेलगाम हो गए। तुम कम से कम मुझे पहले ही बता सकते थे, ताकि मुझे पता चलता कि क्या करना है और अब से तुम्हारे साथ कैसे सहयोग करना है। करण एक भिक्षु की तरह बहुत देर तक बकवास करता रहा और कबीर ने 3 शब्दों में जवाब दिया, जाकर बर्तन धो। ये कहकर वो एक उच्च और अलग अंदाज के साथ मुड़ा और ऊपर चला गया। करण, उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया कि वो लगभग खून उगलने को हो गया और अंत में उसे ही बर्तन धोने पड़े। अपने रिश्ते को दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल करो और फिर उसे फेंक दो। तुम्हारी इंसानियत कहाँ है? न्याय कहाँ है? क्या अब कोई भाईचारा नहीं बचा? रात के सन्नाटे में निशा बिस्तर पर आंखें खोले लेटी थी। कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसका दिल अब भी असामान्य दर से धड़क रहा था। ये अविश्वसनीय है। उसने सब कुछ देखा है, फिर भी वो एक आदमी के शब्दों से इतनी घबरा गई। उसका दिल एक किशोरी लड़की की तरह धड़क रहा था, जिसे डेटिंग का बिल्कुल अनुभव नहीं था। वो मुश्किल से कल्पना कर सकती थी कि भविष्य में क्या होगा। नहीं, नहीं, हम बैठे बैठे मौत का इंतजार नहीं कर सकते। इतने में टिक की आवाज के साथ दीवार घड़ी ने आधी रात का संकेत दिया। निशा उछलकर उठी और दराजों और अलमारियों में खोजने लगी। मैंने सोचा किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन लॉगिन करने के बाद मैंने पाया कि आप में से कई ने सवाल पूछे थे और काफी कुछ एक्सपायर हो गए क्योंकि वे 48 घंटे से अधिक पुराने थे। आंसू, ये मूर्ख लेखक बहुत माफी चाहता है। कृपया लेखक के पेज पर वापस जाकर अपने सवाल फिर से पूछें। मैं जब समय मिलेगा जवाब दूंगा। PS, एक्सपायर हुए सवालों के बुक कॉइन पूरी तरह वापस कर दिए जाएंगे। थोड़ी देर खोजने के बाद निशा ने चांदी के सीक्वेंस वाली टैंक टॉप, काली टाइट लेदर पैंट और 12 सेंटीमीटर की ऊंची एडी पहनी। फिर उसने इतना स्मोकी मेकअप किया कि उसकी अपनी मां भी उसे नहीं पहचान पाएगी। जब सिंड्रेला आधी रात को अपनी शानदार पोशाक पहनती है और राजकुमार को लुभाने के लिए कद्दू की गाड़ी में महल में जाती है, तो उसने आधी रात को नाइट क्लब जाने के लिए
एक छोटी परी के रूप में कपड़े पहने और राक्षस का दिल जीतने की कोशिश की। क्यों? कबीर इन दिनों काफी व्यस्त रहा है, शायद इस समय तक वो सोया नहीं होगा, है ना? निशा बालकनी में भागी और अध्ययन कक्ष की ओर देखा। निश्चित रूप से उसने देखा कि कबीर के अध्ययन कक्ष में रोशनी अब भी जल रही थी, इसलिए उसने निर्णायक रूप से दरवाजा खटखटाने के लिए दौड़ लगाई। मैं बाद में उसे चकाचौंध करने की पूरी कोशिश करूंगी। 3 दस्तकें हुई और थोड़ी देर बाद अंदर से स्थिर कदमों की आवाज आई। फिर दरवाजा खुला। कबीर ने दरवाजे के बाहर के व्यक्ति को पहचानने के बाद वो वास्तव में थोड़ा चौंका। मैंने दोस्तों के साथ शराब पीने जाने की योजना बनाई है, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई। निशा ने कबीर की प्रतिक्रिया की प्रत्याशा में उसकी तरफ देखा। कबीर का आश्चर्य क्षण भंगुर था। उसने समझदारी से सिर हिलाया, जैसे उसने उसके अतिरंजित पहनावे पर ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, मजा करो। इतना कहकर उसने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि ड्राइवर तुम्हें ले जाए? निशा का चेहरा हल्का काला पड़ गया। खांस, जरूरत नहीं, मैं अपनी बाइक ले जाऊंगी। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही वो जाने वाली थी, डेस्क पर बैठा कबीर अचानक उसकी ओर चल दिया। अब वो क्या करने वाला है? निशा ने सहज रूप से एक कदम पीछे लिया, लेकिन फिर भी कबीर के बढ़े हुए हाथ से नहीं बच सकी। उसकी उंगलियों ने उसके कान की लोब को छुआ और धीरे से चुटकी ली। निशा का पूरा शरीर सन्न रह गया और उसने अपने कान ढक लिए। कबीर को ऐसे देखा जैसे वो कोई डरावना चाचा हो। कबीर के होंठ एक लगभग अदृश्य मुस्कान में मुड़ गए। उसने अभी अभी छुए गए स्थान की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारे यहां एक काला तिल है। तो वो उसके तिल का जिक्र क्यों कर रहा था? निशा का दिमाग पहले से ही अव्यवस्थित था और अब वो उसके तर्क को बिल्कुल नहीं समझ सकी। तुम्हारा पहनावा और मेकअप शायद ज्यादातर लोगों को पहचानने योग्य नहीं होगा, लेकिन ये तिल काफी विशिष्ट और पूरी तरह से उजागर है, इसलिए इसे ढकना सबसे अच्छा है, कबीर ने कहा। निशा 2 कदम दूर खड़ी थी। ये सिर्फ एक तिल है, कोई ध्यान नहीं देगा, है ना? सावधानी बरतना बेहतर है। ठीक है, तुम सही हो, मैं बाद में एक बड़ी बाली पहनकर इसे ढक लूंगी। थोड़ी सी बातचीत के बाद निशा आखिरकार गेट से दूर अपनी बाइक चलाने में सफल रही। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये दौर अभी शुरू हुआ था और वो पहले से ही बुरी तरह हारने वाली थी? नहीं, 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 जागो, हमें महाराक्षस के अंधविश्वास को तोड़ना होगा। निशा शायद ही कभी अपने आप को ऐसा आनंद देती थी, इसलिए उसने शराब की एक बोतल मंगवाई और बार में अकेले बैठकर पीने लगी। डांस फ्लोर पर जंगली उत्सव था, लेकिन उसने बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अनुपस्थित मन से अपना गिलास पकड़े सोच में खोई रही। विदेश में वर्षों बिताने के बाद उसने नाइट क्लबों और बारों में सारी रुचि खो दी थी। यहां तक कि सबसे रोमांचक दृश्य भी उसे एक मूक, हास्यास्पद मूकाभिनय जैसे लगते थे। शराब की एक बोतल खत्म करने के बाद निशा ने दूसरी बोतल मंगवाई। शराब ने उसे आराम नहीं दिया, इसके विपरीत ये उसे और अधिक उत्तेजित कर रही थी। इतने में हाथ में शराब का गिलास लिए एक आदमी उसकी ओर चला आया। मैडम, क्या आप अकेली हैं? ये आदमी 30 के दशक में लग रहा था। बेदाग कपड़े पहने था, एक एलिट जैसा लग रहा था और उसमें आत्मसंतुष्टि की हवा थी। शराब की एक बोतल पीने के समय में बार में काफी पुरुषों ने उसे देखा था, लेकिन निशा स्पष्ट रूप से अंडरवर्ल्ड की एक अनुभवी थी और ज्यादातर लोग उसके खिलाफ आसानी से कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। निशा ने उस आदमी की बाई अनामिका पर एक नजर डाली। हालांकि उसकी उंगली पर शादी की अंगूठी नहीं थी, वहां एक ध्यान देने योग्य हल्का रंग का निशान था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उसने लड़कियों को पटाने के लिए इसे अस्थायी रूप से उतार दिया था। हाँ, निशा ने आलस्य से जवाब दिया, अपना सिर हाथ पर टिकाकर। आदमी के चेहरे पर चमक आ गई। क्या मैं बैठ सकता हूं? बेशक, निशा ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक स्पष्ट संकेत था। आदमी अपनी खुशी छुपा नहीं सका और क्लिच ओपनिंग लाइन से शुरू किया। क्या तुम उदास हो? निशा ने सांस ली।
हाँ, मेरा दिल टूट गया है। तुम जैसी खूबसूरत औरत भी दिल टूटने का अनुभव कर सकती है। कैसा बेहुदा आदमी है। एलिट आदमी हैरान लग रहा था। मैंने उसे छोड़ दिया। खान्स, उसने तुम्हें नाराज किया होगा। हाँ, मैं अभी नाइट क्लब में घूमने मजे करने आई थी। इसमें क्या गलत है? लेकिन जब उसे पता चला तो उसने ऐसा किया जैसे वो मुझे मार डालेगा। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? ओह, एलिट आदमी आखिरकार निरुत्तर हो गया। उसे ये लाइन इतनी परिचित क्यों लग रही है? ऐसा लगता है कि जब वो अपनी पत्नी के बार बार टोकने के बारे में अपने दोस्त से शिकायत कर रहा था तो उसने भी यही कहा था। हालांकि वो सामने वाली महिला की आकर्षक नजर से इतना मोहित हो गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शराब के कुछ दौर के बाद दोनों स्वाभाविक रूप से बार से एक साथ निकल गए। कहाँ चले? जुनलाई या ताजमहल? एलिट आदमी ने बेसब्री से पूछा। होटल क्यों जाए? चलो बस यही रहते हैं। निशा ने उस आदमी को पास की एक गली में खींच लिया। एलिट आदमी उत्साह से हाफ रहा था। उसने उस व्यक्ति को दीवार से लगा दिया। हाँ, तुम सही कह रही हो, यहां और भी रोमांच है। जैसे ही दोनों बातें कर रहे थे वो पूरी तरह अनजान थे कि उनसे सिर्फ 5 कदम की दूरी पर बिना नंबर की एक काली गाड़ी भूत की तरह चुपचाप खड़ी थी। गाड़ी के अंदर हालांकि कबीर आमतौर पर शांत रहता था, अब वो बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ था। इधर पैसेंजर सीट पर करण पछतावे से भरा था, क्योंकि उसे एक गहरा एहसास था कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला था। वो सो नहीं सका। निश्चित रूप से उसने खिड़की से अनजाने में निशा और उसके बड़े भाई को एक के बाद एक जाते देखा, इसलिए उसने बेशर्मी से उनका पीछा किया। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालात इतने बुरे हो गए हैं। वो अपने बड़े भाई के भयानक चेहरे से लगभग टूट चुका था। एक ऐसा चेहरा जो रात में बच्चे को रोने से रोक सकता था। उस आदमी का हाथ पहले से ही निशा की कमर को छू रहा था। भले ही कबीर स्वर्ग से उतरा कोई देवता होता, उसका धैर्य तब तक टूट चुका होता। करण देख सकता था कि कबीर का धैर्य लगभग समाप्त हो चुका था। भाई, क्या तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे? कबीर की आवाज लोहे की तरह ठंडी थी। थोड़ा और इंतजार करो। करण बहुत बेचैन था। कब तक? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तुम अब कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा। हालांकि निशा ने पिछले 2 सालों में काफी सुधार किया है। उसका रिकॉर्ड खराब है। उसके लिए अच्छी आदतें सीखना मुश्किल है, लेकिन अपनी पुरानी आदतों में वापस जाना बहुत आसान है। कबीर, चुप रहो। जैसे ही करण ने अपनी आंखें बंद की, देखने की हिम्मत नहीं हुई, दूसरी तरफ से अचानक दिल दहलाने वाली चीख आई। है? ये आवाज गलत है। करण ने अचानक अपनी आंखें खोली और फिर उस आदमी को अपने जन्नांगों को पकड़े देखा। वध किए जा रहे सुअर से भी ज्यादा दयनीय रूप से चिल्ला रहा था। तुरंत बाद निशा ने उसे फिर से लात मारी, जिससे वो आदमी मुंह के बल गिर गया। जैसे ही वो उठने वाला था, निशा ने उसकी पीठ पर पैर रख दिया। उसकी ठुड्डी जमीन से टकराई। उसके मुंह से खून बह रहा था। करण को देखकर ही दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें ढक ली। ये दृश्य सहन नहीं कर सका। मेरी भाभी बहुत क्रूर है। रो रहा हूं। हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।